नमस्कार, मैं किरण दाते। मैं इस फील्ड में 96 से आई हूँ। ये मैंने पूना में सीखा। चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थायराइड की वजह से मैं परेशान थी और उसी सिलसिले में मेरी मित्र, वहाँ मेरी एक सहेली थी, उन्होंने मुझे इसका परिचय कराया रेकी का, और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इस वजह से मैं इसमें आई रेकी। मैं जानना चाहता हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है कि रेकी चिकित्सा क्या होती है, संक्षिप्त में बताएं कि क्या है रेकी और इसके फ़ायदे क्या हैं। रेकी एक कॉस्मिक एनर्जी है। रेकी रे और की दो शब्दों से मिल के बना है। रे मतलब कॉस्मिक, प्राण शक्ति, की मतलब शक्ति, तो ये प्राण शक्ति है। और ये हमारे इसमें शरीर जो दिखता है वो पंच तत्वों से मिलके बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, इन्हीं पंच तत्वों की ऊर्जा हम हार्ट चक्र तक लाते हैं और इसको हाथों से पास करते हैं। इसमें 5 डिग्रियाँ होती हैं। सभी डिग्रियाँ मैं सिखाती हूँ। और पहली डिग्री में स्पर्श से हम इसकी चिकित्सा करते हैं, और दूसरी डिग्री में हम विश्व के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी बैठा रहा, उसको हम दूरस्थ चिकित्सा, केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। मतलब यहाँ बैठ के हम कहीं भी पृथ्वी के किसी भी कोने में कर लेते हैं। जी। और 2 डिग्री आपने बताया। हाँ, और ये हमें वैसे तो है भारत में बहुत पुरानी। सप्तऋषि मुनि जो थे, उनमें वशिष्ठ ऋषि जी को ये विद्या आती थी। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को ये सिखाई। श्री रामचंद्र जी ने अपने स्पर्श से अहिल्या का उद्धार किया। हम रामायण में बोलेंगे कि स्पर्श किया, और उनका उद्धार पर हम रेकी के इसमें स्पर्श चिकित्सा से उन्होंने ठीक किया। ये गौतम बुद्ध, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक, इनको सबको यह विद्या आती थी। परंतु हमारे यहाँ भारत में यह विद्या हर चीज़ छुपा के रखने की वजह से यहीं की यहीं लुप्त गुप्त हो गई। और ये चूँकि हमारे यहाँ जापान से आई है। जापान में डॉक्टर मिकाउसी एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, और वह जैसे मैंने बताया कि बाइबल में भी इसका उदाहरण है कि हिंदुओं की इसमें बाइबल में भी है। तो उन्होंने स्पर्श चिकित्सा के बारे में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। तो कुछ विद्यार्थियों ने उनसे पूछा कि सर, क्या आपको इस पे विश्वास है? तो उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है। और इसी सिलसिले में उन्होंने इसमें दूसरे दिन त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि वहाँ का नियम था कि यदि किसी भी टीचर को नहीं आता है तो त्यागपत्र दे देते। और वहाँ से वो शिकागो गए। शिकागो यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिसर्च किया, परंतु इसके बारे में कुछ नहीं मालूम हुआ। तो पुनः वह जापान में ही अलग अलग चर्च में गए, मठों में गए, पादरियों, भिक्षु से चर्चा की। तो उसी समय एक पादरी ने उनको बताया कि भारतवर्ष में आप जाइए, भारतवर्ष में यह विद्या आज भी जीवित है। वह भारतवर्ष आए। उन्होंने तिब्बत आकर आज भी कमल सूत्रों में, लोटस सूत्रों में, संस्कृत भाषा में, भोजपत्र में लिखी हुई यह विद्या है। उन्होंने विद्या हासिल की, परंतु पावर नहीं आई। पावर हमको दीक्षा के बाद में या ट्रीटमेंट के बाद में ही आती है। वैसे ही वह पुनः जापान गए। जापान में ही पुनः अपने मित्र से चर्चा की, पादरी मित्र से। उन्होंने कहा ध्यान, मेडिटेशन पे इस पे होता है। तो एक जापान में ही पवित्र पर्वत है कुरियामा नामक, वहाँ वो गए। 21 दिन का उन्होंने ध्यान किया, और उसी समय उनको सूर्य के जैसे प्रकाश का गोला तेजी से उनके तरफ आ रहा था। एक पल के लिए वो डर गए, क्योंकि मृत्यु हर किसी को डगा देती है। और इसी वजह से उन्होंने एकदम से हिलने की कोशिश की, परंतु 20-21 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तो कमज़ोर हो गए थे और हिलने की स्थिति में भी नहीं थी। इसी समय उन्होंने सोचा कि चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, मेरे को यह विद्या हासिल करनी ही है। इसीलिए उन्होंने पुनः वैसे स्थिर बैठे रहे। और उसी दौरान उनको सूर्य के जैसे प्रकाश का जो गोला आ रहा था वो आया। थर्ड आई चक्र में, आज्ञा चक्र में उन्होंने स्पर्श किया, और एक पल के लिए वो, कुछ पल के लिए वो बेहोश हो गए। और बेहोश होने के बाद में उनको जब कोई बहुत सारे सिंबल, मंत्र दिखे, और जब उनको याद हो गया तो वो होश में आए। होश में आने के बाद में उन्होंने पहला चमत्कार देखा, जो थोड़ी देर पहले उनको कमजोरी सी थी, वो एकदम ऊर्जावान हो गए। और उसी खुशी में उन्होंने सोचा कि मैं अपने मित्रों को और अपने दोस्तों, परिवार वालों को मैं बताऊं। तो तेज़ी से वह उतरने लगे पहाड़ से। और जब हम खूब खुशी या खूब गम में होते हैं, हमको कुछ नहीं दिखता, हम आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, अपने आप चले जाते हैं। वैसे ही वो अपने आप तेज़ी से पहाड़ उतर रहे थे। और उसी समय उनके
पैर के अंगूठे में ठेस लगी और एकदम खून बहने लगा। तो जाने अनजाने में एकदम से हाथ से स्पर्श किया उन्होंने और 10 मिनट में उनका खून बंद हो गया। तो उनको विश्वास हो गया। आगे चलकर उनको एक ढाबा दिखा, 20-21 दिन उन्होंने कुछ खाना नहीं खाए थे। तो उन्होंने सोचा चलो अपन खाना खा लें, और उसी इसमें उन्होंने खाना खाने के लिए बैठे। तो ढाबे वाले ने कहा, महाशय आपकी दाढ़ी बड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है आप काफ़ी दिनों से भूखे प्यासे हैं, आप हल्का फुल्का भोजन लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जो चाहिए वो मैं ले दूँगा। और ऐसा बोल के उन्होंने पूरा भोजन किया। भोजन जब रखने के लिए उनकी बेटी आई तो उनका गाल काफ़ी सूजा हुआ था। तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या हो गया आपको? तो उन्होंने कहा कि मेरे दांत में दर्द है। और उनके पिताजी ने कहा कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इसको शहर ले जाके इसका इलाज कराएं, तो क्या मैं आपके बेटी के गालों पे हाथ रख सकता हूँ? ऐसा उन्होंने पूछा। हाँ। तो कुछ समय उन्होंने स्पर्श से उनको भी ठीक किया, पेट भर खाना भी खाया, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। उसके बाद पुनः वो चर्च में आए। चर्च में आने के बाद में उन्होंने उसी पादरी मित्र से चर्चा की कि अब इसका उपयोग मैं कैसे करूं। तब उन्होंने कहा कि मुझे पहले थायराइड की तकलीफ़ है, आप पहले मेरे को ठीक कीजिए, तभी मैं बता सकता हूं, मुझे विश्वास होगा। तो उन्होंने उसका पूर्ण रूप से घंटे भर इलाज किया, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि समाज में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों का अपन इलाज करें। इसीलिए वो वहाँ से क्योटो गए, भिखारियों की बस्ती में, और प्रतिदिन हर भिखारियों का वो इलाज करते, उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम धंधे पे लगाते। किसी को सब्जी का, किसी को फ्रूट्स का, बढ़ई का, जो जिनमें रुचि होती उनको लगाते। ऐसा कुछ दिन उन्होंने किया और कुछ दिनों के बाद में 7 वर्ष निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे थे। 7वें वर्ष उनको लगा कि कुछ चेहरा बार बार नज़र आ रहे। तो उन्होंने उनसे पूछा, ऐसा लग रहा है हमने कहीं आपको देखा है? बोले हाँ, आपके पास हम आए थे, इलाज करवाया, आपने हमको काम पे भी लगाया, और हम पुनः इसी ज़िंदगी को पसंद करते हैं, क्योंकि हमको ये आराम की ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है। तब उन्होंने कहा कि अरे ये तो ठीक नहीं है, मैंने इतनी मेहनत से इतने इससे किया और एक पल में इन लोगों ने इसको हटा दिया और धोखा दिया। और इसी वजह से उन्होंने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति जब बोलेगा मुझे रेकी सिखाइए, तभी हम उनको रेकी सिखाते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरा नियम ऊर्जा के बदले में ऊर्जा, क्योंकि उन्होंने मुफ्त में दी थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने दूसरी ये किया। और उसके बाद में जापान आए। जापान में उसी मतलब एक रूम लेके एक अपना मकान में चिकित्सा करना शुरू किया। और 1st-2nd डिग्री सिखाते गए, जिसको फ़ायदा होते गए सिखाते गए। कुछ दिनों के बाद में जब हम 1st-2nd डिग्री सीख लेते हैं, अच्छे से अपन साधना करते हैं, हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है। हमको वर्तमान, भूत, भविष्य, अच्छा या बुरा जो भी होगा हमको समझ में आने लगता है। ऐसे ही उनको समझ में आने लगा था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, यह विद्या यहीं की यहीं समाप्त न हो जाए। इसीलिए डॉक्टर मिकाओ उसुई ने उनके शिष्य जो थे चिजुरो हायाशी, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर थे, उनको उन्होंने रेकी मास्टर, ग्रैंड मास्टर बनाया। उनसे संकल्प लिया कि इसका आप खूब प्रचार और प्रसार करो। और उसके बाद में फिर उन्होंने अपना देह त्याग किया। देह त्याग करने के पश्चात उसी इसमें सेंटर पे उन्होंने चिजुरो हायाशी ने अपना क्लिनिक खोला और लोगों को सिखाना, ट्रीटमेंट देना शुरू किया। कुछ समय के पश्चात एक अमेरिका की महिला हवायो टकाटा जो आई, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, वो विडो थी, और चूँकि उनकी 2 लड़कियां थी और माता पिता जापान में थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अपन जापान आए और जापान में आके उसका इलाज करवाए। तो जब वो जापान में अपने हॉस्पिटल में गई और थिएटर में जो लेटी से अपने, तो उनको ऐसे इंट्यूशन हुआ कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, और वो वहाँ से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद में डॉक्टरों ने कहा कि भाई आपको इतना गंभीर ये है, रोग है, बीमारी है, आपको इलाज करना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा नहीं, चाहे जो भी हो मेरे को इलाज, इसके बारे में आप ऑपरेशन नहीं करना है, चाहे जो भी हो। और बिना इलाज के ही वो वापस बाहर आई। बाहर लोगों से पूछा बिना इसके ऑपरेशन के कुछ है क्या, तो कुछ लोगों ने बताया चिजुरो हायाशी का सेंटर है, स्पर्श चिकित्सा वो करते हैं, आप वहाँ जाइए। और वो वहाँ जाके करने लगी। साल भर उन्होंने चिकित्सा कराया। जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक में, बायोकेमिक में टेस्ट नहीं होती हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वैसे ही रेकी में नहीं होती। स्पर्श से हम बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कम है या ज़्यादा है।
वैसे ही उनको पैथोलॉजी लैब में जाकर वो टेस्ट कराती है और धीरे धीरे उनके प्रॉब्लम समाप्त होने लगे। साल भर के बाद में डॉक्टरों को भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो फर्स्ट सेकंड डिग्री उसी दौरान सीख भी गई और उसके बाद में वो वापस अमेरिका आई। अमेरिका में उन्होंने सेंटर खोल लिया। कुल मिलाकर ये कि ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है। हाँ जी। और रेकी चिकित्सा पद्धति को विस्तार देने के लिए सभी प्रयत्नशील हैं। तो आप तकरीबन कितने साल हुए आपको रेकी ग्रैंड मास्टर के रूप में काम करते हुए, और आपने किस तरह के ख़ास अनुभव किए हैं जब आपको लगा है कि रेकी चिकित्सा जो पद्धति है वो वाकई कारगर सिद्ध हो रही है और लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा तो सभी को है इसमें, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे ऑफिस में टेंशन होता है उसमें रिलैक्स होते हैं, या किसी भी फील्ड में आप जाइए फ़ायदा होता ही है उनको। यदि आप करते हैं और सेल्फ हीलिंग देते हैं तभी फ़ायदा होगा। आप रेकी सीखने से केवल फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा मतलब पावर बढ़ जाती है, परंतु आपको हीलिंग करना, सेल्फ हीलिंग ज़रूरी है। सेल्फ हीलिंग यदि आप करते हैं घंटे भर तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और किसी भी चीज़ के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो शादी ब्याह नहीं हो रही, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या हमारा मकान नहीं बन रहा है। मकान प्लॉट तो है पर हम मकान नहीं बना पा रहे, मकान है पर उसको बेच नहीं सक रहे हैं हम, या गाड़ियां हैं अपनी, हम बहुत बार खरीदने की सोचते हैं, खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें संभव है, पर केवल हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान इसमें नहीं करते। किसी की भी हम फ़ायदे की बात ही करेंगे। यदि कितने वर्ष हो गए आपको? मेरे को इसमें 28 साल तो सिखाते हुए हो गए हैं। कुछ ऐसे अनुभव जिसमें आपको लगा हो कि वाकई रेकी चिकित्सा ने बहुत बेहतर काम किया है और आपको भी संतोष हुआ है कि इस पद्धति को सीख कर मैंने किसी को लाभ दिया है? जी हाँ, तो मैंने बहुत सारे अलग अलग लोगों को, जैसे शुगर वालों को दिया, पैरालिसिस वालों को दिया, बच्चों को दिया जो बिल्कुल मंद बुद्धि के थे, उनमें परिवर्तन आया। बहुत सारे परिवार में कलह था, हस्बैंड वाइफ का नहीं बन रहा है, सास बहू का नहीं बन रहा है, इवन पति पत्नी का डाइवर्स तक की आ गया था, उनका भी मैंने पैचअप करवाया है हीलिंग के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम हर चीज़ में हीलिंग देते हैं। तो ये कहने का मतलब ये रेकी सिर्फ रोगों का उपचार ही नहीं करती, बल्कि संबंधों को भी सुदृढ़ बनाने के लिए काम करती है। जी हाँ, ठीक करती है। मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये स्पर्श चिकित्सा दी जाती है और इसमें मतलब कैसे आप लोगों को ट्रीट करती है? इसमें पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट पे हम स्पर्श करते हैं, परंतु हम सेकंड डिग्री के बाद में दूरस्थ उस पॉइंट को करते हैं और पॉइंट के माध्यम से हम, चक्रों के माध्यम से हम लोगों को हील करते हैं। और जो चक्र है, हर चक्र का अलग अलग संबंध होता है। जैसे सहस्त्रार है तो ऊपर 2 आँखों का आएगा, थर्ड आई चक्र है तो दूसरे आँख है, कान का आएगा, विशुद्ध है तो डिप्रेशन वगैरह के लिए आएगा, हार्ट है, अनाहत है तो ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट के माध्यम से है, सोलर प्लेक्सस है तो आपकी लीवर का है, पैनक्रियास का है, इसके लिए आएगा, हारा का है तो जिसको बच्चे नहीं होते उसको भी हमने हीलिंग के माध्यम से बच्चे ये हुए हैं। पर मैं यही बोलूँगी, हीलिंग के माध्यम से मतलब कुछ न कुछ रास्ता रेकी दिखाता है, वो चाहे वो टेस्ट ट्यूब बेबी हो या और, परंतु उनको प्रेगनेंसी आई है, बच्चे स्वस्थ हुए। ऐसे 2-3 केस मैंने ये किए जिनको 12-12, 13-13 साल बच्चे नहीं हुए, उनको भी बच्चे हुए हैं इसके माध्यम से। तो रेकी चिकित्सा के लिए भी कुछ समय का निर्धारण किया जाता है कि इस समय पर रेकी दी जाती है, सुबह या शाम या दोपहर? वैसे तो सुबह का समय सबसे अच्छा शांत रहता है, परंतु मेरा इतने सालों का अनुभव है, मैं किसी भी समय 24 घंटों में देती हूँ, फ़ायदा होता है। थोड़े से समय के लिए भी विश करूँगी तो भी सामने वाले को फ़ायदा होता है। ये साधना और अपना अपना अनुभव है इसका, तो ये मेरा अनुभव है। तो आप तो रेकी ग्रैंड मास्टर के रूप में 28 साल से काम कर रही हैं, इसे बढ़ावा देने के लिए आप अपनी तरफ से क्या प्रयत्न कर रही हैं और आपके इस कार्य को लेकर आपको किस प्रकार से प्रशंसा या सराहना प्राप्त हुई है? प्रशंसा और सराहना तो मतलब ऐसे मैं ये नहीं बता सकती। जो लोग, हाँ, अच्छा लगता है, मेरे पास आके बैठते हैं कुछ समय के लिए और वो चले जाते हैं। बहुत बार मेरे को ऐसा लगता है ये आते हैं चले जाते हैं, तो मैं पूछी भी 1-2 बार, भाई आप फ़ोन करके आते हैं, बिना इसके आए हैं, मेरे पास दूसरे मैं पढ़ा रही हूँ या बाकी विजिटर्स हैं तो मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ,
नहीं मैडम, हम आपके पास 10 मिनट बैठते हैं, हमको अच्छा लगता है, रिलैक्स होते हैं और ऐसा बोल के चले जाते हैं। तो मेरे को बहुत सुकून सा मिलता है कि शायद मेरा ऑरा के वजह से उनको ठीक लग रहा है, या पॉजिटिव जो भी वेव्स निकल रही उनकी वजह से उनको ठीक लग रहा है और वो चले जाते हैं। और फिर जब समय आता है फिर आके बैठ के बातें करेंगे, पर कुछ समय के लिए जब वो खूब डिस्टर्ब होते हैं ना, आके बैठ के, ये लोगों का अनुभव है, मुझे इसका कोई अनुभव ऐसा नहीं कि मैं इतनी पावरफुल हूँ, ऐसा मेरे को नहीं लगता। मैं माध्यम हूँ, केवल ईश्वर या रेकी जो भी ऊर्जा है वही मैं इसका प्रयोग करती हूँ, पर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी पावरफुल हूँ ऐसे करके। तो किरण जी, आपको देश में अगर रेकी चिकित्सा पद्धति की बात की जाए तो तकरीबन कितने प्रतिशत रेकी के माध्यम से उपचार लोग कर रहे हैं, और आपके जैसे कितने लोग होंगे भोपाल में, मध्य प्रदेश में, हमारे भारत में? बहुत हैं, अब तो बहुत बढ़ गए हैं। भोपाल में भी काफ़ी संख्या में ग्रैंड मास्टर हैं। मैं जब कर रही थी तो इन्हें गिने बहुत कम लोग थे, परंतु अब तो बहुत हो गए हैं। मेरे ही विद्यार्थी बहुत सारे ग्रैंड मास्टर हैं, तो उन लोग अपना करते हैं, कुछ ऑनलाइन करते हैं, कुछ ऑफलाइन करते हैं। मेरी ही एक स्टूडेंट जो है बॉम्बे में है, वो तो रेकी में पीएचडी भी कर लिया है उसने, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के इसी पे बिज़ी हैं। तो काफ़ी अच्छा उनको फ़ायदा हो रहा है और वो कर रही है इसका प्रचार और प्रसार। फॉरेन में भी 1-2 स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो वो भी अमेरिका में, तो उन लोग भी अपना वहाँ पे कर रहे। एक तो डॉक्टर है लेडी, तो वो भी अपने बोलती पेशेंट्स को मैं हिल करके ही बाकी देखती हूँ, तो पेशेंट मेरे पे बहुत खुश रहते हैं। या उनके अंडर में जो काम करने वाली नर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको उसका बहुत अच्छा अनुभव आया है। तो रेकी को और भी बढ़ावा मिले, इसके लिए आप शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं, किस प्रकार का निवेदन करना चाहती हैं कि उनकी तरफ से क्या प्रमोशन होना चाहिए इसके लिए? कि हर फील्ड में जैसे मेडिटेशन के योगा है, उसी प्रकार से इसको भी यदि जोड़ लिया जाए रेकी का, तो थोड़ा समय लोग बाग दें, आधा घंटा भी यदि देते हैं ऑफिस में, स्कूल में, तो बहुत फ़ायदा होगा। रिलैक्स होंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, और उनको जो भी काम करना है वो आसानी से कर सकते हैं। जो काम लंबे समय तक करते हैं, समझ में नहीं आता, वो सब कुछ उनको आसानी से समझने लगेंगे। इसलिए मैं स्कूल कॉलेजों के लिए तो ज़रूर बोलूँगी कि विद्यार्थियों के लिए, और ऑफिस में भी। मैं 2002 या 1 में, मेरे को याद नहीं है, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी मेडिटेशन के लिए जाती थी, हफ्ते में 2 बार, तो वहाँ पे ऑफिसर्स लोगों को देती थी। वैसे ही यहाँ पे नूतन कॉलेज, एमएलबी कॉलेज, राजीव गांधी कॉलेज, दैनिक जागरण कॉलेज, इनके विद्यार्थियों को भी मैंने ग्रुप में बड़े पैमाने पे रेकी का दीक्षा दी हुई है, और उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उनमें से भी कुछ लोगों ने ग्रैंड मास्टर डिग्री हासिल की है, और अब अपना अपना उन लोग भी करते हैं। अब मुझे तो आप क्या समय समय पर कुछ शिविर या कैंप के माध्यम से भी लोगों को इसकी जानकारी देती हैं? किसी ने यदि बुलाया मुझे कि स्कूल वाले, कॉलेज वाले ने, तो मैं ज़रूर जाती हूँ। बाकी डेली मेरे घर पे ही होता है, और निःशुल्क मैं प्रति शनिवार मेडिटेशन करवाती हूँ। उसमें कोई भी आ सकता है, बिना रेकी सीखे वाले भी आ सकते हैं, और उनको यदि फ़ायदा होता है तो वो आके सीख लेते हैं। इस प्रकार से मैं यहाँ भोपाल आने के बाद में ऐसा बड़ा ग्रुप कम करती हूँ, जो बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ। और रेकी को लेकर आपने एक पुस्तक भी लिखी है, रेकी बदलती है दुनिया। इसमें आपने कौन कौन सी बातों को समाहित किया है, कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया है, जिससे लोग आसानी से समझ सकें कि रेकी क्या होती है, और इसके माध्यम से कौन कौन से रोगों का उपचार संभव है? रेकी क्या है ये बताया हुआ है, रेकी की हिस्ट्री बताई है, चक्रास के बारे में बताया है, रेकी से क्या फ़ायदे होते हैं। रेकी कोई जादू टोना नहीं है, और ये कोई तंत्र या शस्त्रों के माध्यम से कुछ नहीं होता, स्पर्श से केवल होता है। ऑरा के बारे में भी उसमें बताया हुआ है कि आप ऑरा के माध्यम से हम पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सबको हील कर सकते हैं। मनुष्य को ही नहीं, इन सबको भी हील कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने उसमें शामिल की हुई है। आने वाले समय में आप और रेकी को लेकर क्या विशेष करना चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और जितना ज़्यादा ग्रुप में मैं लोगों को दे सकूँ, वही मैं चाहूँगी इसके लिए कि लोगों को फ़ायदा ही हो, और सब अच्छे से जीवन दिनचर्या उनकी व्यतीत हो। बस यही बोलूँगी। और अंत में क्या कहना चाहती हैं आप लोगों से रेकी चिकित्सा पद्धति को लेकर? क्या आपकी तरफ से कुछ विशेष गुजारिश या मैसेज रहेगा?
ऐसा तो कुछ नहीं, बस मैं यही बोलूँगी प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति तो रेकी ज़रूर सीखे, क्योंकि रेकी हम सीखने के बाद में इसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा, उसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वैसे ही रेकी का है, हम इसको महसूस ही कर सकते हैं और सीखने के बाद में ही उसको महसूस। इसलिए प्रत्येक परिवार में यदि कोई एक व्यक्ति भी सीख लेता है तो पूरे परिवार का, समाज का फ़ायदा होगा इसमें। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने की और इतनी जानकारी हमें दी रेकी के बारे में, किरण जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि जो भी इस बातचीत को सुनेंगे हमारे श्रोता, वो ज़रूर रेकी की तरफ आकर्षित होकर उसे सीखेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।